हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी रेशा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 के ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के कुछ इम्पॉर्टेंट पीवीक्यूज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं एंड बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और कौन से चैप्टर के हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के। ठीक है, तो देखते हैं इन्हें। क्वेश्चन 1, नेम द सेल्स HIV गेन्स एंट्री इनटू आफ्टर अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एग्जैक्टली इसमें 2 क्वेश्चंस हैं कि वो सेल्स बताने हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जब HIV वायरस आता है तो वो सबसे पहले किन सेल्स में आके इन्वेड करता है, किन सेल्स में आता है HIV वायरस ह्यूमन बॉडी के। तो सबसे पहले किस सेल्स में एंट्री करता है HIV? मैक्रोफेजेस। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है सबसे पहले उधर HIV की एंट्री होती है। ठीक है, एंड देन है एक्सप्लेन द इवेंट्स अकर इन दीज सेल्स। तो इन सेल्स में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, फिर क्या क्या, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जब वायरस आया HIV का तो उसके पास कैसा जीनोम है? RNA। वो RNA को किस में बदलेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके DNA में बदलेगा। देन जो वायरल DNA होगा वो किसके साथ? ह्यूमन DNA के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा एंड उसके बाद क्या होंगे? बहुत सारे वायरस के पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है। तो यही इवेंट्स आपको इधर मेंशन करने हैं। तो एक बार बाइंड अप करते हैं क्वेश्चन को कि नेम द सेल्स HIV गेन्स एंट्री इनटू आफ्टर अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। तो क्या है उन सेल्स का नाम? मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस में सबसे पहले एंट्री होती है HIV की एंड मैक्रोफेजेस को ही क्या बोला जाता है? HIV फैक्ट्री बोला जाता है। क्योंकि HIV फैक्ट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैक्रोफेजेस वो सेल्स हैं जो कि बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एंड इवेंट्स आपको पता ही है कौन कौन से हैं, आप लिख दीजिएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिसीज अमीबियासिस, राइट इट्स सिम्टम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का। डिसीजेज वाले सेक्शन से है कि अमीबियासिस डिसीज जो होती है उसे कौन कॉज करता है। तो कौन कॉज करता है अमीबियासिस डिसीज को? एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट क्या, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है अमीबियासिस का? एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, इतना लिख देंगे आप। देन क्वेश्चन है उसमें दूसरा, राइट इट्स सिम्टम्स। तो अमीबियासिस के सिम्टम्स बताने हैं आपको। कोई भी 2 या 3 सिम्टम्स लिख सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, ब्लड क्लॉट्स आते हैं, ठीक है, ब्लड म्यूकस आता है ड्यूरिंग स्टूल टाइम। तो ये आपको लिखना है। तो क्या था? नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिसीज अमीबियासिस। अमीबियासिस के क्या क्या, अमीबियासिस को कौन कॉज करता है? एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, एंड इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स ड्यूरिंग स्टूल। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेम एनी 2 सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन स्टेट फंक्शन ऑफ देम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो आपने लिम्फॉइड ऑर्गन्स पढ़े थे, ठीक है, जिसमें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन थे एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन थे। प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं? बोन मैरो आता है एंड थाइमस आता है। बट इधर कौन से पूछे? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के नेम पूछे हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? स्प्लीन था, लिम्फ नोड्स थे एंड टॉन्सिल्स थे। ठीक है, पियर्स पैचेस भी होते हैं। तो ये कौन से ऑर्गन्स होते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का क्या काम होता है? यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ये तो काफी डिटेल में बता दिया। आपको इधर लिखना क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। 2 सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के नेम लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं स्प्लीन एंड सेकेंड वन आप लिख सकते हैं लिम्फ नोड्स। ओके, एंड इसके फंक्शन बताने हैं। तो स्प्लीन का क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले स्प्लीन को क्या बोला जाता है? आरबीसीज का ग्रेवयार्ड बोला जाता है, जहाँ पे आरबीसीज का होती है, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन में जाके। ठीक है, एंड लिम्फ नोड्स के क्या फंक्शन है? लिम्फ नोड्स जो होता है कोई भी एंटीजन्स जो होती है, फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं, उनको क्या करेगा? एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, ट्रैप कर लेगा किसको? फॉरेन एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल्स को
ट्रैप करने का काम कौन करता है, लिम्फ नोड्स का होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों के फंक्शन लिख सकते हैं एक एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंस बिटवीन ऑन्कोजेनिक वायरसेस एंड प्रोटो ऑन्कोजीन्स। कैंसर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कैंसर सेक्शन। तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस क्या होते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस कौन से होते हैं? तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं कैंसर कॉजिंग वायरसेस, वो वायरसेस जो कि कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, अब इनका नाम ऑन्कोजेनिक वायरसेस क्यों पड़ा, क्योंकि इन वायरसेस के अंदर क्या होता है, ऑन्कोजेनिक जीन्स होते हैं, मतलब कैंसर करने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ये क्या बन जाते हैं, कैंसर कॉजिंग वायरसेस बनते हैं। ठीक है, तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस कौन से वायरस हैं, आप लिखेंगे दीज आर कैंसर कॉजिंग वायरसेस एंड दे हैव ऑन्कोजीन्स। ठीक है, तो ये हो गया ऑन्कोजेनिक वायरसेस के बारे में। एंड सेकेंड वन दे रखा है प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होता है, तो जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स, प्रोटो आ रहा है ना, प्रोटो जहाँ पे वर्ड आता है प्रो या प्रोटो, इसका मतलब वहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब ये जो ऑन्कोजीन्स होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं बट इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं एंड क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, तो जो कि हमने प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था केमिकल एजेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, केमिकल एजेंट था कैंसर का प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो एक बार फिर से देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑन्कोजेनिक वायरसेस एंड प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं एंड इन वायरसेस में ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं इन इनएक्टिव फॉर्म बट अंडर सम सर्कमस्टेंसेस ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट कर जाते हैं एंड कैंसर कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ये डिफरेंस आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एंड एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में मैंने आपको 2 इम्यून रिस्पॉन्सेज बताए थे, कौन कौन से थे, फर्स्ट होता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंड होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कौन शो करता है, बी लिम्फोसाइट शो करते हैं। क्या होता है इसमें कि बी लिम्फोसाइट जो होते हैं, कोई भी एंटीजन आता है तो वो उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और उस एंटीबॉडीज को कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड के अंदर उन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सेल रिस्पॉन्स कैसा है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जो कि शो करेंगे बी लिम्फोसाइट्स। एंड सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि कौन शो करते हैं, टी लिम्फोसाइट शो करते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में हमने पढ़ा था कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स के बीच में डिफरेंस करना कि हमारी बॉडी का सेल कौन सा है एंड दूसरा फॉरेन सेल कौन सा है बॉडी में, उन दोनों के बीच में क्या करना, डिफरेंस करना। तो ये कौन करता है, टी लिम्फोसाइट शो करते हैं एंड इसी को बोला जाता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जो कि ग्राफ्टिंग के वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है एट दैट टाइम। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, नेम एंड एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, नेम 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स इन ह्यूमन एंड देयर रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट जैसा अभी क्वेश्चन नंबर 5 बताया वही है बिल्कुल, कि पहले आपको बताने हैं 2 टाइप के लिम्फोसाइट ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में, एंड मेच्योर कहाँ होते हैं, बोन मैरो में। टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, बोन मैरो में, बट मेच्योर होते हैं थाइमस में। ये आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन पे। देन आता है इनका रोल इम्यून रिस्पॉन्स में। तो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है कि बी लिम्फोसाइट शो करेंगे
ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड टी लिम्फोसाइट शो करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये आपको इस क्वेश्चन में लिखना है लास्ट में, ठीक है। तो दो लिम्फोसाइट्स के नाम, उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है एंड मैचुरेशन कहाँ होता है एंड देयर इम्यून रिस्पॉन्सेस, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज एन एंटीबॉडी रिप्रेजेंट एज H2L2? H2L2, हाँ, जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है, एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H2 एंड L2। ऐसे क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है इसको? तो अगर आपने NCERT की एक एक लाइन पढ़ी हुई है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि NCERT की ही लाइन में जो एंटीबॉडी वाला टॉपिक है उसके लास्ट लाइन में कॉर्नर में दे रखा है कि एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं। एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसमें से कि 2 चेन्स कैसी होती हैं? लाइट चेन। 2 चेन होती है स्मॉल एंड लाइट चेन होती है, जिनको रिप्रेजेंट करते हैं L2 से। एंड 2 चेन कैसी होती हैं? लॉन्ग होती है एंड हैवी चेन्स होती हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, ठीक है। तो इसलिए एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? H2L2, जिसमें H2 मतलब 2 चेन हैवी चेन्स है, लॉन्ग चेन्स है, एंड L2 मतलब जिसमें 2 चेन्स स्मॉल है एंड लाइट चेन्स जो है, ठीक है। सो वी रिप्रेजेंट इट एज H2 एंड L2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू नॉर्मल सेल्स नॉट शो कैंसरस ग्रोथ? कैंसरस ग्रोथ शो क्यों नहीं करते? मतलब जो नॉर्मल सेल्स हैं वो कैंसरस ग्रोथ शो क्यों नहीं करते? क्योंकि कैंसरस ग्रोथ कैसे होती है? कैंसरस ग्रोथ होती है जब कोई भी नॉर्मल सेल अपनी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को छोड़ देता है। तो क्या होता है? वो रिपीटेडली ग्रोथ करता जाता है एंड इट इज अ कैंसरस ग्रोथ। बट नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या होता है? नॉर्मल सेल्स के अंदर जब कोई नॉर्मल सेल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? जब ये वाला सेल किसी दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगा तो ये ग्रोथ बंद कर देगा अपनी, ठीक है। तो ये है नॉर्मल सेल की बात, ठीक है। लेकिन कैंसरस सेल में ऐसा नहीं होता। कैंसरस सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी हट जाती है, मतलब ये सेल दूसरे के कांटेक्ट में तो आ रहा है बट अपनी ग्रोथ को बंद नहीं कर रहा, क्रेजी हो गया है, ग्रो करता जा रहा है, ठीक है, जिससे कि इसमें कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी हट गई है एंड ये बन गया है कैंसरस सेल, ठीक है। बट नॉर्मल सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है जिससे कि ये एक लिमिट तक ग्रो करते हैं, ठीक है। इसलिए नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो कैंसरस ग्रोथ शो नहीं करते। ऑलराइट, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाउ इज एन एलर्जिक रिएक्शन कॉज्ड बाय एन एलर्जन? नेम ड्रग दैट कैन रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है कि कोई भी एलर्जन से अगर आपका मतलब कोई एलर्जन आपकी बॉडी पे इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो एलर्जिक रिएक्शंस क्यों शो करता है? क्योंकि जैसे कि कोई भी एलर्जन से आपकी बॉडी का इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे कि कोई पॉलन ग्रेन है, ठीक है, तो जब वो एलर्जन आपकी बॉडी पे आएगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी और उस इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन होती है? IgE एंटीबॉडीज की। IgE एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है एलर्जन के अगेंस्ट में, ठीक है। IgE एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी एलर्जन के अगेंस्ट में। तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी फिर? ये एंटीबॉडीज हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, आपकी बॉडी में जो हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन प्रेजेंट है इनको रिलीज करने का वर्क करेंगी, ठीक है। एंड हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन ही क्या करेंगे? आगे चल के एलर्जिक रिएक्शन शो करेंगे बॉडी में, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन? एलर्जन जो होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शन शो क्यों करते हैं? क्योंकि जब आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जन का एंट्री हो रही है तो क्या होगा? आपकी बॉडी IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी एंड ये जो एंटीबॉडीज हैं
वो हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन को रिलीज करवाएंगी बॉडी से, जिससे कि आपकी बॉडी उसके खिलाफ एलर्जिक रिएक्शन शो करती है। ठीक है, अब एक ड्रग का नाम बताना है जो कि इस एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकता है। तो देखिए, एलर्जिक रिएक्शन हो किसकी वजह से रही है? हिस्टामिन की वजह से। तो अगर आप एंटी हिस्टामिन खाना स्टार्ट कर देंगे, एंटी हिस्टामिन, तो क्या होगा? वो हिस्टामिन के अगेंस्ट वर्क करेंगी एंड एलर्जिक रिएक्शंस को रोकने का वर्क करेंगी, प्रिवेंट करेंगी। तो कौन सा ड्रग हम यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शंस? एंटी हिस्टामिन्स ड्रग। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? एलर्जन के खिलाफ एलर्जिक रिएक्शंस क्यों होती हैं? क्योंकि IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो कि हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन को रिलीज करवाएंगी एंड जिससे कि एलर्जिक रिएक्शन शो होंगी बॉडी में। ठीक है, और ड्रग कौन सा यूज होता है टू प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शंस? एंटी हिस्टामिन्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वाई इज मदर्स मिल्क इम्पॉर्टेंट फॉर इन्फेंट? तो जो भी इन्फेंट बेबी है, ठीक है, ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड उसको मदर का मिल्क ही क्यों इम्पॉर्टेंट होता है देना? क्योंकि पहले आपको इस क्वेश्चन में लिखना है जो मदर का मिल्क है उसको बोला क्या जाता है? मदर के मिल्क को ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड बोला जाता है कोलोस्ट्रम। ठीक है, अब इस कोलेस्ट्रॉम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इस कोलेस्ट्रॉम में IgE एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, सॉरी IgA एंटीबॉडीज। इस कोलेस्ट्रॉम में IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडीज करती क्या है? उस जो इन्फेंट है उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा देती हैं। कोई भी छोटा बच्चा है तो माइक्रोब्स से इतना उसको कोई भी डिसीज कॉज ना हो पाए उसको, इसलिए वर्क करती हैं। ठीक है, तो वाई इज मदर्स मिल्क इम्पॉर्टेंट फॉर इन्फेंट? क्यों है बच्चे के लिए ज़रूरी? माँ का जो दूध होता है वो क्यों बच्चे के लिए ज़रूरी है? क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि इन्फेंट को इम्यूनाइज करती हैं एंड उनकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं और वो किसी भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स के कांटेक्ट में ना आ पाए। ठीक है, तो ये वर्क करती हैं। तो ये थे 2 मार्क क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप लोगों ने NCERT को पूरी तरीके से पढ़ लिया है अच्छे से, तो एक बार इन क्वेश्चंस को देखिए, खोलिए कि हमें ये क्वेश्चंस आ भी रहे हैं या नहीं, इनको लिख के प्रैक्टिस करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, आगे मैं शेयर करूंगी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले मैं कुछ ड्रग्स वाला जो टॉपिक है इसमें उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।